चलो यार 25 जून हो गया ना आज। तो देखो आज जो रिपीटेड टॉपिक्स आए थे जो हम तुमको पहले से करा दिए हैं, जैसे कि वो यूएस पैसिफिक कमांड इंडो पैसिफिक का नाम बदल के कर दिया है। 3 दिन पहले वीडियो डाल रखे हैं, इंडो पैसिफिक कंप्लीट कराए हुए हैं। फिर एक आज रिपीटेड टॉपिक था ब्रह्मपुत्र डैम का, वो कल ही तुमको रात में कराए हैं। तो ये दो टॉपिक पे तुमसे आज हम आंसर राइटिंग करा लिए। बहुतों का तो कॉपी 3, बहुतों का क्या 4 कॉपी अभी तक इवेल्युएट किए हैं शायद, बाकी कुछ का आया होगा तो अभी देख लेते हैं। और आज का जो नया न्यूज़ है वो देख लो। आज का करंट अफेयर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, अभी 10 से 15 मिनट में ख़त्म करा देंगे, कोई चिंता नहीं करना है। निर्भय चेतना ये एक इनिशिएटिव है जिसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाली जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसने लॉन्च किया है निर्भय चेतना। ठीक। और ये क्यों लॉन्च किया गया है? जितने भी मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कितने, इंडिया के सारे मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं, अप्रॉक्स 17.5 लाख मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंसिटाइज किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। किस चीज़ के रिगार्डिंग सेंसिटाइज किया जाएगा? तो वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग, जेंडर इक्वलिटी के रिगार्डिंग। नाम में देखो ना, चेतना है, निर्भय चेतना। निर्भय मतलब भय मुक्त, और चेतना मतलब करुणा। सेंसिटाइज वर्ड यूज किया गया है ना, तो इसको तुम चेतना करुणा से लिंक करो। तो चेतना करुणा किसके मन में जगानी है? मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के मन में जगानी है। कितने मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के मन में जगानी है? अप्रॉक्स 17.5 लाख मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के मन में चेतना जगानी है, संवेदना जगानी है। किस टॉपिक पे चेतना और संवेदना जगानी है? वुमेन सेफ्टी को लेकर और जेंडर इक्वलिटी को लेकर। इसीलिए इस इनिशिएटिव का नाम रखा गया है निर्भय चेतना, कि चेतना से सोचो। और वुमेन सेफ्टी, निर्भय सेफ्टी से लिंक है ना, तो इसलिए इसका नाम निर्भय चेतना रखा गया है कि 17.5 लाख अप्रॉक्स मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के मन में हमें संवेदना जगाना, एक सॉफ्ट कॉर्नर, उसी को सेंसिटाइज करना लिखा गया है। तुमको करुणा में एकदम कहते हैं ना, तो इसीलिए ये चेतना वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है इस इनिशिएटिव में। और वुमेन सेफ्टी इंश्योर हो जाएगा तो निर्भय हो जाएगी फीमेल, बेखौफ होके वो सोसाइटी में अपने सारे ड्यू कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ को अपने अकॉर्डिंग, अपने विल पावर के अकॉर्डिंग कर सकती है। किसी तरीके का उसको बैरियर या रिस्ट्रिक्शन जो आज के डेट में आ जाते हैं वो नहीं आएगा। तो इसीलिए निर्भय चेतना इस इनिशिएटिव का नाम है। इस इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने शुरू किया है। ठीक, क्यों शुरू किया है बता दिए। अब देखो ये इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे? तो कुछ नहीं, निर्भय चेतना के अंडर ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। और किसके थ्रू होगा? तो एक इनिशिएटिव और चलता है, निर्भय रहो इनिशिएटिव। ये क्या है ये भी बताते हैं अभी। तो एक इनिशिएटिव चलता है निर्भय रहो इनिशिएटिव, वो पूरा इस निर्भय चेतना के प्रोग्राम को फ्लोरिश करेगा। लॉन्च किसने किया है? पीआरआई ने। कवर्स ऑल पंचायत इन इंडिया, इंडिया में जितने पंचायत हैं उन सब पंचायत में निर्भय चेतना इनिशिएटिव चलाया जाएगा। मतलब इट इज़ अ पैन इंडिया इनिशिएटिव, पूरे इंडिया को कवर करेगा। ये 17.5 लाख वाला तुमको बता दिए। अब ट्रेनिंग मॉडल देखो, 17.5 लाख मेल्स को सेंसिटाइज करनी है, करुणा जगानी है, ट्रेनिंग देनी है ताकि वो वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग काम अच्छा करे। तो जो ट्रेनिंग देने का मॉडल चुना गया है वो कैस्केडिंग ट्रेनिंग मॉडल चुना गया है। कैस्केडिंग इफेक्ट, जब हम टैक्स स्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक्स कराए थे तुम लोगों को, तो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स बताए थे ना जीएसटी में, कि ये खत्म किया है कैस्केडिंग इफेक्ट को। तो कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब कि 10 को ट्रेन किए, फिर ये आगे प्रमोट करेंगे, फिर ये आगे प्रमोट करेंगे, ऐसे कैस्केडिंग इफेक्ट। अरे मॉडर्न हिस्ट्री में डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी पढ़े हो एजुकेशन का? बताओ किसका है डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी? कमेंट करो सबके सब। देखो कमेंट बढ़ाने की निंजा टेक्निक होती है ये सब। तुमसे हम पूछ लिए डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी किसकी है? कुछ कुछ वैसा ही है कैस्केडिंग ट्रेनिंग मॉडल। अब लिंक कर गए? ठीक, कि फैलते जाएगा वो, एक छोटे से ग्रुप को यहाँ ट्रेन किया जाएगा, फिर ये ग्रुप एक बड़े सेक्शन को करेगा, फिर ये सेक्शन इधर को फैलाएगा। वो सलमान खान की मूवी थी ना, थैंक यू मत बोलो 4 लोग का भला कर दो, ऐसे डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। तो यही है, कैस्केडिंग ट्रेनिंग मॉडल का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक, साथ ही साथ 28,500
500 ट्रेनर्स को क्रिएट किया जाएगा। अब भाई इतने मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के मन में करुणा जगाना है, तो करुणा कौन जगाने आएगा? तो करुणा जगाने वाले लोग को बुलाओ, तो सारे 28,000 लोग आके करुणा जगाएंगे सारे 17 लाख मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के मन में। किस बात को लेकर करुणा जगाएंगे? वुमेन सेफ्टी और जेंडर इक्वेलिटी को लेकर। निर्भय चेतना इस इनिशिएटिव का नाम है, PRI लॉन्च किया। निर्भय चेतना किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होगा? निर्भय रहो इनिशिएटिव के थ्रू इम्प्लीमेंट होगा। और स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर एक जगह इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। कैस्केडिंग ट्रेनिंग मॉडल, कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी वो बता दिए। अब निर्भय रहो इनिशिएटिव क्या है जिसके थ्रू ये पूरा इम्प्लीमेंट होगा निर्भय चेतना? तो ये निर्भय रहो इनिशिएटिव क्या है? ये भी जेंडर इक्वलिटी को लेकर ही है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जेंडर इक्वलिटी को लेकर, जो कि निर्भया फंड के अंडर इम्प्लीमेंट होता है। ठीक, निर्भय रहो इनिशिएटिव। इस निर्भय रहो इनिशिएटिव के 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर कौन हो गया? निर्भय चेतना, जो यहाँ तुमको डिटेल में कराए, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि निर्भय रहो इनिशिएटिव के अंडर ये काम करता है। तो निर्भय रहो इनिशिएटिव के 3 अंडर सब इनिशिएटिव चलते हैं। निर्भय चेतना अभी कराए। निर्भय चेतना का काम क्या है? सेंसिटाइज करना, करुणा जगाना। 2 और पिलर हैं, निर्भय दृष्टि, निर्भय नेत्री। निर्भय दृष्टि मतलब हर एक गांव, शहर, यूटी, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले CCTV कैमरा लगाना है, आप दृष्टि में हैं, आप नज़र में हैं, ऐसे। और एक है निर्भय नेत्री, ये लीगल लिटरेसी प्रोवाइड करेगा। ये दोनों फीमेल्स को, ये तीनों इनिशिएटिव फीमेल्स के सेफ्टी को लेकर है। ठीक, निर्भय चेतना में सारे 17 लाख मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के मन में करुणा जगानी है। निर्भय दृष्टि के में दृष्टि वाला कैमरा लगा लेना है, CCTV, सबको अपने दृष्टि में रखना है। और निर्भय नेत्री से लीगल लिटरेसी प्रोवाइड करना है फीमेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। ठीक, ये 3 पिलर हैं किसके? निर्भय रहो इनिशिएटिव के, जिसमें से निर्भय चेतना न्यूज़ में था। ठीक, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक देखो, इंडियाज डिजिटल सोवरेनिटी। ठीक, इंडिया की डिजिटल सोवरेनिटी की बात कर रहा है। तो पहले तो ये टर्म देखते हैं कि डिजिटल सोवरेनिटी क्या है, उसके बाद इंडिया का एंगल लाते हैं। तो डिजिटल सोवरेनिटी, हम एक टर्म पढ़ते हैं ना, इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। मतलब हम अपने डिसीजन लेने में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हम पे किसी भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर, दबाव ना है, ना डाल सकता है। दिस इज कॉल्ड सोवरेनिटी, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस। तो डिजिटल सोवरेनिटी मतलब क्या होगा? सोवरेनिटी का मतलब पता चल गया। डिजिटल मतलब यही मोबाइल, लैपटॉप, AI, कंप्यूटर, साइबर जो तुम देख रहे हो। तो डिजिटल सोवरेनिटी की बात कर रहा है, और किसके? इंडिया के डिजिटल सोवरेनिटी की बात कर रहा है। तो बेसिक डिजिटल सोवरेनिटी की डेफिनेशन क्या होगी? मीन्स ए नेशंस, किसी भी देश की कैपेसिटी to exercise control over its digital infrastructure without external dependence और minimum dependence। मतलब हम अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हर एक चीज़, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल का सप्लाई, उसके लिए मार्केट एसेस, सब हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर मेंटेन करने लगेंगे ना, तब हमारा जो स्टेटस होगा वो डिजिटल सोवरेनिटी वाला स्टेटस हो जाएगा कि अब हम पे बाहरी किसी का दबाव नहीं है। आज तो इंडिया पे दबाव है। 80% सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है इंडिया चाइना और ताइवान से। रॉ मटेरियल, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंडिया डिपेंडेंट है चाइना पे। इंडिया ही नहीं, ग्लोबल कंट्रीज चाइना पे डिपेंडेंट है। चाइना ऐसे ही थोड़ी ना इतना बड़ा इकोनॉमिक प्लेयर इमर्ज हो गया है। चाइना कंट्रोल्स द 80% प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, और उसके बिना भाई दुनिया रुक जाएगी। क्रिटिकल मिनरल्स के बिना आज की दुनिया रुक जाएगी। ठीक, चलो, तो डिजिटल सोवरेनिटी की डेफिनेशन तुमको बता दी है। सीधी बात, एक देश की कैपेसिटी कि वो अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कितने इंडिपेंडेंस के साथ कंट्रोल कर सकता है, कितना बाहरी कम से कम दबाव लेकर कंट्रोल कर सकता है कि भैया मेरे मन में ये है, हम अपने देश के हिसाब से ये काम करेंगे, तुम्हारे प्रेशर में नहीं करेंगे। ठीक, तो उसके प्रेशर में हमको ना आने की ज़रूरत कब, मतलब हम उसके प्रेशर को हैंडल कब कर पाएंगे? जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तब। इसी का गोल है इंडिया का, विकसित भारत का। तो ये टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है, इंडियाज डिजिटल सोवरेनिटी। अब इंडिया के लिए डिजिटल सोवरेनिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से ही इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में देखो ना कितने साइबर वॉरफेयर बढ़ गए हैं। 300+ चाइनीज ऐप को यही भारत सरकार बैन की थी ना, यही गवर्नमेंट ने। क्यों बैन किया था? लिटरली वो प्राइवेसी का कंसर्न था। वो इंडियन यूजर्स के डाटा, फोटोज, उनके ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व,
हाँ, बैंक डिटेल सबका धड़ल्ले से नहीं निकल जाता है, लेकिन वो हर एक चीज़ ऑब्जर्व करते थे कि तुम्हारा एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या है, तुम किस चीज़ पे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, तुम किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर रहे हो। ये वो क्यों लेते हैं ऐसा डाटा, क्यों लेते हैं? वो समझते हैं इंडिया के मार्केट को कि किस चीज़ की डिमांड है, और इन ऐप्स के थ्रू वो तुम्हारे मोबाइल के पैटर्न, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी कुंडली है चलती फिरती, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अगर 10 दिन में कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना, एक फ्रीक्वेंट लोकेशन से एक फ्रीक्वेंट लोकेशन, बाई एनी रीज़न, तुम्हारा कोई काम है, जॉब है, कुछ भी है, वो भी तुम्हारे फ़ोन के जीपीएस को पता है भाई। वो भी कोई मॉनिटर कर रहा है कि ये इंसान एक पैटर्न में हर एक 10 दिन पे इस लोकेशन से इस लोकेशन जाता है। तो डाटा इज़ वेल्थ इन टुडेज जनरेशन। तो ये 300 प्लस चाइनीज़ ऐप जो बैन हुए ना, चलो ठीक है, चाइना से उस समय इशू था, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न बहुत ज़्यादा थी। वो इंडिया के मार्केट को ऑब्जर्व करके इंडिया के मार्केट में अपने गुड्स को फ्लड करना चाहता था, जिससे हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हैम्पर हो जाए। ठीक है, तो ये बड़ा साइबर वॉरफेयर टेक्निकल है। इंटरनल सिक्योरिटी कराए हैं ना तुम लोगों को, डीप में ये एंगल कराए हुए हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का ये सब एंगल है। ठीक है, फिर से एम्स का डाटा ब्रीच हुआ था इंडिया से। एम्स के जितने पेशेंट हैं ना, उसका डाटा लीक हो गया था। पेगासस सॉफ्टवेयर न्यूज़ में रहता है, जो एक मालवेयर है। तो ऐसे नेशनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट हो जाएगा ना। मान लो जितने भी आजकल जो मॉडर्न डैम्स बन रहे हैं ना, उन सारे डैम्स के गेट आर्टिफिशियल चैनल होके डिजिटलाइज ओपन और क्लोज होते हैं। कोई साइबर अटैक उस डैम के सिस्टम पे कर दे और उसको ओपन क्लोज अपने विल पावर से कर दे, तो डैम कितना बड़ा फ्लड क्रिएट कर देगा। समझ रहे हो इस एंगल को? तो नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा इंडिया के लिए। इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल लेवल पे सॉवरेन होने की, तभी तो वो अपने नेशनल सिक्योरिटी को बैलेंस कर पाएगा। नहीं तो याद करो ना, यही अमेरिका जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा था तो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स देने से मना किया था ना, नहीं दिया था हमको अमेरिका। ठीक है, तो क्यों नहीं दिया? उसका मन था, नहीं दिया। हमारे पास होता अपना तो हम इस्तेमाल कर लेते, लेकिन उसने तो नहीं दिया ना। तो नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा आया कि नहीं? तो ये पहला इंपॉर्टेंस तो नेशनल सिक्योरिटी का है। डिजिटल सोवरेनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है, इसीलिए डिजिटल सोवरेनिटी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आने वाला एरा, या जो एरा चल रहा है, जो एरा आ चुका है, वो पूरा डिजिटल एरा आ गया है ना। वी आर इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। ठीक, साथ ही साथ और क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो इंडिया को जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंश्योर करना है कि भैया हम हर एक लेवल पे इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी लेवल पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब तुमको हम कह रहे हैं कि जो टाइम हमारा चल रहा है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 वाला चल रहा है, डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है। तो यहाँ पे जो डिजिटल वर्ल्ड पे कमांड रखेगा, साइबर वर्ल्ड पे कमांड रखेगा, उसी के पास स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होगी ना। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को तुम आसान भाषा में समझो इंडिपेंडेंस, कि मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको जो एक्शन लेना होगा, उस एक्शन लेने में हम इंडिपेंडेंट हैं, हम पे किसी तरीके का दबाव नहीं है, या हम किसी भी फॉरेन एंटिटी के दबाव में डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मेरा हर एक डिसीजन मेरे स्ट्रैटेजी के बेसिस पे इंडिपेंडेंट होगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक, तो इंडिया को अगर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंश्योर करना है इस डिजिटल एरा के टाइम में, उसके लिए भी डिजिटल सोवरेनिटी इंश्योर करनी जरूरी हो जाएगी। ठीक, और डाटा कॉलोनियलिज्म, देखो ये सब स्टैंडर्ड टर्म तुमको मेरे ही नोट्स में मिलेंगे, कोई हाईलाइट करके नहीं कराता है जो सीधा मेंस में चिपकाओगे। हाँ हाँ, हम भी 6 साल होने जा रहा है इसी दुनिया में है। कोई मास्टर का, कोई टीचर का नोट्स दिखाओ ना ऐसा जो तुम सीधा कॉपी पेस्ट करोगे मेंस में और दिमाग में छपता होगा। खुला बोल रहे हैं, ले आओ किसी का वीडियो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो इतना सिंप्लीफाइड करंट अफेयर कराता है। ठीक, और इतने स्टैंडर्ड टर्म्स के साथ जो तुम सीधा मेंस में यूज़ करोगे। तो इंडिया को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंश्योर करने के लिए डिजिटल सोवरेनिटी की ज़रूरत है, और डाटा कॉलोनियलिज्म को अवॉइड करने के लिए। ब्रिटेन का कॉलोनी हम पढ़ते हैं ना कि इंडिया कॉलोनी था, तो ये कॉलोनी दोबारा ना बने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़। ग्लोबल साउथ क्या है, बिगिनर्स को नहीं समझ में आ रहा होगा, आएगा कराएंगे। सीधी सी बात, जो हमारा ये अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है ना, जैसे कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना, ये सब ग्लोबल साउथ में आते हैं। और जितना भी ये वेस्टर्न दुनिया है, डेवलप्ड वर्ल्ड है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब ग्लोबल नॉर्थ में आता है। तो नॉर्थ मतलब डेवलप्ड वर्ल्ड,
और ग्लोबल साउथ मतलब जो अभी डेवलपमेंट के कगार पे है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि अफ्रीका वगैरह। डीप में ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ का डिबेट अभी करंट अफेयर में आएगा। हम बोले ना, ये करंट अफेयर कहानी चलती है मेरी, और ये कहानी का सबूत 50 दिन बाद मेंस देगा ना यूपीएससी का, हम कह देंगे, यूपीएससी का सवाल देगा। ठीक है, तो ये डाटा कॉलोनियलिज्म हमको अवॉइड करना होगा कि हम वापस से, जैसे पास्ट में ब्रिटेन के कॉलोनी थे तो वो तो बाई फोर्स कॉलोनी थे, अब कहीं डाटा के लेवल पे, डिजिटल लेवल पे हमको ये 4 देश यूएस, यूके, चाइना, यूरोपियन यूनियन कॉलोनी ना बना ले, कहीं इन 4 की वापस से डाटा के लेवल पे भी हेजोमनी ना बन जाए। ठीक है, अब अभी तक तो ये यूके यूएस ये सब डिफेंस पे किए ही हुए हैं ना, अभी तक तो हर चीज़ पे ये हेजमनी बना के बैठे हुए हैं। तो अब ये इंश्योर करना है कि भैया डाटा पे, डिजिटल सॉवरेनिटी पे भी तुम नहीं बना लो भैया कि तुम्हारे हाँ में हाँ हमको मिलाना पड़े। हम अपना स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी इंश्योर करेंगे, और कब इंश्योर कर पाएंगे, जब डिजिटल लेवल पे सॉवरेन बनेंगे। ठीक, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमको लिंक करा दिए तुमको, जरूरी था, और यही मेन पॉइंट है इम्पोर्टेंस, क्यों मतलब कि वाई इंडिया नीड्स डिजिटल सॉवरेनिटी, यही मेन पॉइंट है। आगे तो सब छोटा फोटा इसी से मिलता जुलता है कि सिटीजन का राइट्स और प्राइवेसी है, तो देश के लोगों की जानकारी देश में ही रहना चाहिए। इंस्टाग्राम फेसबुक तो बाहर का कंपनी है, तुम इंस्टाग्राम फेसबुक पे अकाउंट बनाओगे, तुम्हारा सारा प्राइवेसी फोटो बाहर का कंपनी बाहर के ज़मीन पे लेके बैठा है, तो ये तुम्हारे प्राइवेसी का रिस्क है कि नहीं। तो तुम्हारे प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए भी ज़रूरत है कि इंडिया डिजिटल लेवल पे सॉवरेन हो। इंडिया का एक अपना फेसबुक जैसा कोई ऐप होता तो तुम फेसबुक से शिफ्ट हो जाते ना डिजिटल इंडिया पे, बिल्कुल हो जाते, हम और तुम तो ज़रूर हो जाते, पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो, और धीरे धीरे वो हो ही जाता। एक टाइम आया था जब जोहो लॉन्च हुआ था, होम मिनिस्ट्री शिफ्ट कर गई थी पूरी जोहो पे, न्यूज़ में आया था, जो इंडिया का है वो मेड, वो ठीक है इंडिया ने किया लॉन्च, अच्छा किया, लेकिन उसमें ग्लिचेस कितने हैं, तो इंडिया को उन सब चीज़ों पे काम करना होगा, इसीलिए तो सब शिफ्ट भी हो गया। वो लॉन्च होम मिनिस्ट्री का ही थी कि अब हम सब जोहो पे शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ गया जोहो, काम ही नहीं चल पाया, उसके बग्स हैं इतने। तो ये इंडिपेंडेंस इंडिया को इंश्योर करनी होगी। हम डिपेंडेंट हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कल को उन लोगों से नहीं बनेगी या उस कंपनी से नहीं बनेगी तो सोचो 1.5 करोड़ लोगों को गूगल नहीं मिलेगा, यूट्यूब नहीं मिलेगा, तुम कहाँ जाओगे। इंडिया के पास अल्टरनेटिव नहीं है अभी, तो इंडिया अभी डिजिटल लेवल पे सॉवरेन नहीं हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है सारा, अभी कनेक्ट करते जाएंगे सारा पॉइंट। एक इंपॉर्टेंस और है कि डाटा लोकलाइजेशन हमको इंश्योर करना होगा, जो तुमको हम यहाँ बताए। तुम्हारी प्राइवेसी सिक्योर कब रहेगी, जब तुम्हारा डाटा देश के बॉर्डर में रहे, है ना। इसी को बोलते हैं कि डाटा लोकलाइज रहे, लोकलाइज इन द सेंस तुम्हारा डाटा तुम्हारे देश के अंदर रहे। इंडिया बार बार इसको एडवोकेट करता है कि डाटा लोकलाइजेशन हो। वो कहता है कि ठीक है फेसबुक तुम ही डाटा रखो, लेकिन तुम जहां डाटा रखो वो ऑफिस इंडियन टेरिटरी में होना चाहिए, ना कि बाहर के जमीन पे। दिस इज कॉल्ड डाटा लोकलाइजेशन। इंडिया इसको प्रमोट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया के पास अल्टरनेटिव नहीं है, तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है इम्प्लीमेंट। बार्गेनिंग पावर नहीं है इंडिया के पास, निगोशिएशंस पावर नहीं है, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है ना दूसरा। हम क्या इस्तेमाल करेंगे अगर ये नहीं करेंगे तो, और ये बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम पहले अपना अल्टरनेटिव बनाएंगे, तभी तो धमकी देंगे कि भैया अब आखिरी बार सुन लो, नहीं तो तुम्हारा व्हाट्सएप गया, इंडियन कोई नहीं चलाएगा। तो ये धमकी देने लायक हमारे पास कोई दूसरा हथियार नहीं है ना अभी। तो ये एक दिक्कत है। अब तुम कनेक्ट कर रहे होगे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक पॉइंट उसी 2 पॉइंट से जाके लिंक होगा। फॉरेन प्लेयर पे हमको डिपेंडेंसी कम करनी होगी, है ना। कभी भी रिश्ता खराब होगा, वो फॉरेन प्लेयर अपना सर्विस बंद कर देगा, तो हम और तुम कहाँ जाएंगे। अरे अभी ना टेलीग्राम पे 2 दिन गवर्नमेंट बैन लगाई थी, 3 दिन, कितना इशू हुआ था, टीचर्स को भी बच्चों को भी। हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, तब ना दूसरा एप्लीकेशन दूसरे देश का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमको डिजिटल सोवरेनिटी इंश्योर करना ज़रूरी है। साथ ही साथ इंडिया सिर्फ अपनी बात नहीं बोल सकता है कि हाँ इंडिया के लिए क्या ज़रूरत है। इंडिया कलेक्टिव वॉइस है ग्लोबल साउथ का। इंडिया क्लेम करता है खुद को कि आई एम द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, और हाँ दुनिया इसको मानती भी है। अमेरिका बोले हुआ है, वो अलग बात है कि बोलना वो रिश्ते के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन हाँ इंडिया इज़ अ टॉप कंटेंडर। चाइना भी है, लेकिन हाँ इंडिया को भी रिकॉग्निशन मिला हुआ है। अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गए, उनसे रिश्ते अच्छे हैं इंडिया के बहुत अभी। ठीक है, तो इंडिया कलेक्टिव, अफ्रीका जो बहुत लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, अरे बहुत गरीबी है यार अफ्रीकन नेशंस में,
वहाँ बच्चों को खाना सही से नहीं मिल रहा है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्टंटेड है, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, पढ़ाई वढ़ाई तो दूर की बात है। ठीक, तो इंडिया उन सब के इशू को हाईलाइट करता है। एक एग्जांपल याद है ना, G20 में अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन कौन दिलाया था? इंडिया ने दिलाया, मोदी ने दिलाया 2023 में, जब इंडिया में G20 की समिट हुई थी। तो वो क्यों दिलाया? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के दावेदारी को क्लेम करने के लिए कि आओ तुमको हम पहचान दिलाएंगे, तुम्हारी आवाज़ हम हैं, आ जाओ। ये कहता है इंडिया कि तुम सब कमज़ोरों की आवाज़ हम हैं, तुमको हम डेवलप्ड बनाएंगे। और चाइना आके कहता है कि नहीं नहीं, हम हैं तुम्हारे आवाज़। तो ग्लोबल साउथ में दो प्लेयर्स की रेस लगी है, एक चाइना और एक इंडिया। ग्लोबल साउथ उन कंट्रीज़ का ग्रुप है जो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, जो डेवलपिंग के रास्ते पे है या फिर बहुत पिछड़ा हुआ है, जैसे अफ्रीका ये सब हो गए। और ग्लोबल नॉर्थ डेवलप्ड वर्ल्ड है। ठीक, डिबेट आएगा, कराएंगे हम करंट अफेयर में ही। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की दावेदारी को इंडिया क्लेम करता है और इंडिया को लेजिटिमेट प्लेयर मानता भी है ग्लोबल लेवल पे लोग। लेकिन चाइना आगे कहता है कि नहीं नहीं, हम में क्या कमी है, हम हैं ग्लोबल साउथ के लीडर। तो इंडिया और चाइना दोनों में इस बात की टसन चलती है कि ग्लोबल साउथ का लीडर कौन है, मतलब ग्लोबल साउथ के मुद्दे को पूरे दुनिया के सामने कौन प्रस्तुत करेगा, कौन रखेगा। एक हो गया ना कि लीडर 20 देशों का बात लेके आए हैं, पूरे अफ्रीकन यूनियन का हम बात लेके आए हैं। इंडिया इसीलिए तो अफ्रीकन यूनियन को प्रेसिडेंसी दिलाया कि अब जब अफ्रीकन यूनियन का इतिहास पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा उसमें कि भारत ने तुमको G20 में ऐड कराया था, भारत के प्रेसिडेंसी में। ये होता है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की दावेदारी को क्लेम करना। तो इंडिया कलेक्टिव सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर सकता है। अगर उसको वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनना है या बना रहना है, तो उसको इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया, इन सब के भी इंटरेस्ट को प्रमोट करना होगा। ठीक है, और ये हमारे विकसित भारत के गोल से अलाइंड है। हमारा भारत विकसित कब होगा? जब हम हर लेवल पे सॉवरेन होंगे। ठीक है, तो डिजिटल सॉवरेनिटी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, फॉरेन प्लेयर पे डिपेंडेंस कम करेंगे तो मोनोपोली भी तो कम होगा। ये बात तो वहाँ कनेक्ट कर लोगे, छोटी सी बात है। ठीक, तो ये पूरा इंपॉर्टेंस था। अब देखो, अगर इंडिया ऐसा नहीं कर पाया, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंडिया डिजिटल लेवल पे सॉवरेन नहीं हो पाया तो क्या क्या रिस्क आएगा? सबसे पहला रिस्क डाटा का ड्रेन होगा। ड्रेन मतलब क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी बहना, बह रहा है कुछ, तो डाटा का ड्रेन होना क्या होगा? डाटा ड्रेन होके दूसरे देशों में जाएगा, दूसरे देश उसको इस्तेमाल करेंगे, चाहे जैसे जिस पर्पस से वो इस्तेमाल करना चाहे, आइदर गुड और बैड, वो उनके डिस्क्रिशन पे हो जाएगा। तो डाटा हमारा ड्रेन होता रहेगा। साइबर स्पेस वेपनाइज हो जाएगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहेंगे तुम्हारे पास तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेरे हिसाब से काम करोगे भारत सरकार तो ठीक, नहीं तो तुम्हारे यहाँ सर्विस देना बंद कर देंगे। इसको बोलते हैं वेपनाइजेशन। तो ये रोकने के लिए इंडिया को ये इंश्योर करना होगा डिजिटल सॉवरेनिटी। अगर नहीं कर पाया तो क्या क्या रिस्क होगा, ये लिखा है यहाँ। मोनोपोली आ जाएगी। मोनोपोली तो अभी भी है, व्हाट्सएप की मोनोपोली है, फेसबुक की मोनोपोली है, इंस्टाग्राम की मोनोपोली है, अभी भी है मोनोपोली। डुओपोली भी है। एक हिंदू में ही आर्टिकल आया था आज से 2 साल पहले, 2 साल, हाँ 2024 लास्ट में वो आर्टिकल आया था, फ़ोन पे और गूगल पे का डुओपोली, कि 70% इंडियंस जो हैं वो मात्र 2 यूपीआई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन पे और गूगल पे। डुओपोली मतलब 2 प्लेयर्स का ही डोमिनेंस है बस। ठीक, और ये बात अभी भी रेलेवेंट है, गूगल पे या फ़ोन पे ही चलता है। 10 में से तुम एवरेज निकालो, 7 के फ़ोन में मिलेगा। और ये अगर इतना साइबर सिक्योरिटी का रिस्क हो ही जाएगा, साइबर अटैक्स, साइबर फ्रॉड, हैकिंग। ठीक, तो ये इतने रिस्क होंगे अगर हम डिजिटल लेवल पे सॉवरेन नहीं हुए तो, और ये रिस्क से ओवरऑल हमारा नेशनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट हो जाएगा। इसीलिए डिजिटल सिक्योरिटी, डिजिटल सॉवरेनिटी हमारे नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्टली अलाइंड है। ठीक, अब इंडिया स्टेप क्या क्या ले रहा है? अब इतना यार रिस्क है तो इंडिया फिर खाली तो बैठेगा नहीं। तो इंडिया क्या क्या स्टेप ले रहा है? तो इंडिया तो सबसे पहली बात कहता है कि इंक्लूसिव डिजिटल इकोसिस्टम हो। इंक्लूसिव मतलब मोदी जी का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, मतलब हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडेड, सबको साथ लेके चलेंगे। मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स का तुम्हारा एक चैप्टर है इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इंक्लूसिव ग्रोथ, तो वो कराएंगे। ठीक, तो इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सोसाइटी के किसी भी सेक्शंस के लोगों को हमको छोड़ना नहीं है, सबका साथ सबका विकास।
इंडिया इसको प्रमोट करता है। फिर से इंडिया अभी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट किया है, इंडिया में हुआ है। ये सब क्या है, इंडिया के डिजिटल सॉवरेनिटी की तरफ ही तो स्टेप ले जा रहा है। इंडिया की वॉइस डिजिटल गवर्नेंस में ग्लोबल लेवल पे आ रही है ना। साथ ही साथ इंडिया का अपना डोमेस्टिक लेवल पे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023, कितना डिटेल में कराए हुए हैं। जो पुराने बच्चे हैं उनको याद आ गया होगा, डाटा प्रिंसिपल, डाटा फ्यूडिशरीज याद आ गया। तुम लोग को भी जो नए हैं, हर एक टॉपिक आएगा, हैव पेशेंस। कभी पुराने स्टूडेंट्स जो अभी 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं नवंबर दिसंबर से, उनसे पूछना, हैव पेशेंस। तुम भूल जाओगी करंट अफेयर जैसी कोई चीज़ होती है, रोज़ पढ़ते जाओ। एट द एंड 50 दिन बाद यूपीएससी का पेपर आ रहा है ना, प्रूफ वहाँ देखना। तुम कोचिंग वोचिंग भी करते हो, अलग अलग जगह हर मटेरियल देख रहे हो, तुम देखना ना कि एक्चुअली में सवाल कहाँ से पूछा है। लाइव टेस्ट लो ना यार। कोई यूट्यूब पे आके कुछ अपलोड कर रहा है, कोई भी टीचर हो, XYZ किसी भी कोचिंग का, तो उसकी बात सुन के मानते हो ना। वो तुमको 1 साल की स्ट्रैटेजी, 2 साल की स्ट्रैटेजी बताता है। हम 50 दिन की स्ट्रैटेजी ले रहे हैं, कह रहे हैं 22-23 अगस्त को मेंस है ना 2026 का, अपनी परफॉर्मेंस चेक करना इसी 50 दिन में, सिर्फ करंट अफेयर और कुछ क्वेश्चन जो अपलोड कर रहे हैं उसके दम पे। अब अपनी बेइज्जती थोड़ी ना कराएंगे अपने से 50 दिन बाद, जो तुमको हम इतना बड़ा क्लेम करने आ रहे हैं यहाँ पे। आएगा आएगा, ठीक है। अभी तक डाले हैं 70% क्वेश्चन का, चारों जीएस और एसए और पीएसआईआर के भी पेपर से, सब मिला के डालेंगे 70% क्वेश्चन डेट के साथ 50 दिन के अंदर। 2025 का डाले हुए हैं ग्रुप में, देखो। तो तुम बस डेली आंसर करते चलो और भूल जाओ कि करंट अफेयर जैसी कोई चीज़ होती है। 2026 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो वो मेरे नोट्स के बाहर से नहीं पूछा है, हाँ बदतमीजी ऑप्शन पे जरूर किया है वो तो विल पावर है उसकी कि ऑप्शन कुछ बना दे। क्वेश्चन जो लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन का सोर्स नहीं मिल रहा है, तो हम तो यार एक दिन में क्वेश्चन का सोर्स दिखाए, देखो ना 35 को क्वेश्चन अपलोडेड है, 5 को 7 को और ज्योग्राफी का अगर एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स से निकालेंगे तो 7 को 8 को क्वेश्चन और मिल जाएगा, इंटेंशनली छोड़ दिए। क्योंकि क्या ही क्लेम करना है, पेपर तो ऐसे भी गंदा है, कोई उसका क्लेम से कुछ होना नहीं है, पेपर तो वो गंदा बनाया ही था। ऑप्शन बहुत वाहियात किए हुआ था, क्वेश्चन का तो सोर्स है ये है। बहुत बड़े लेवल पे यूपीएससी खेलता है ना। तुम क्लेम करने भी जाओगे ना तो यूपीएससी तुमको डेट के साथ दिखाएगा कि देखो बेटा ये हिंदू में आया है, देखो बेटा ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपा है। अब बिल्कुल छपा है, हम ही तुमको डेट से दिखा रहे हैं, तो यूपीएससी नहीं दिखा पाएगा, तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। अगर उससे लड़ना है तो तुमको ऑप्शंस पे लड़ना होगा कि सवाल तो सर आप सिलेबस से बनाए, करंट अफेयर से बनाए, बिल्कुल मान रहे हैं आया है, ऑप्शन कहाँ से बनाए हैं, ऑप्शन क्या किए हैं, ठीक। तो सवाल का सोर्स है 2026 में जो पेपर हुआ है, देखो वीडियो अपलोडेड है। ऑप्शन में बदतमीजी किया है, इंटेंशनल बदतमीजी किया है। अब कोई सोचे कि बदतमीजी करेगा तो उसका कोई जवाब थोड़ी है, ठीक। तो इंडिया का अपना डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, जिनको कराए हैं उनको तो याद आ गया होगा, जिनको नहीं कराए हैं हैव पेशेंस, हर एक टॉपिक आएगा न्यूज़ में, ठीक। तो ये इंडिया एक स्टेप ले रहा है कि पर्सनल डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक। फिर इंडिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाता है ना, 2025 का मेंस का PYQ है, ये भी कराए हुए हैं, ठीक है। और आगे फिर आएगा, फिर कराएंगे। तो सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का यूज़ कर सकते हैं, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम काफ़ी सक्सेसफुल रहा भी है। हम इसके अचीवमेंट्स पर रखे हैं, इवन 2025 के मेंस में अचीवमेंट्स पे सवाल आया भी है, और ये इससे भी सवाल जो आया है उसका भी स्क्रीनशॉट लगा है यार। क्या बोले, जो पूछता है वो टॉपिक रहता है नोट्स में, ठीक है। सर्ट इन भी कराए हुए हैं। साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो कि साइबर अटैक वल्नरेबिलिटीज़ इनको टैकल करती है और हमारे डिजिटल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। फिर से हमारे पास IT रूल्स है, अभी जून में कराए हैं तुमको, सेफ हार्बर क्लॉज, IT एक्ट 69, सेक्शन 69, 79A अभी कराए हैं ना, और मल्टीपल टाइम्स किए हुए हैं। तो ये सब इंडिया स्टेप ले रहा है टू इंश्योर इट्स डिजिटल सॉवरेनिटी। तो इंडिया के लिए डिजिटल सॉवरेनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है हम ये देख लिए, इंडिया अगर नहीं कर पाया तो क्या क्या खतरा होगा ये देख लिए, इंडिया कर क्या क्या रहा है डिजिटल सॉवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए ये देख लिए। अब इस करने के दौरान इंडिया को चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं वो देखो। तो सबसे पहले समस्या तो है कि हम सब कुछ के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। चाइना और ताइवान पे मोस्टली 80% सेमीकंडक्टर के लिए डिपेंडेंट हैं, 75% टेलीकॉम एसेसरीज, वही मोबाइल लैपटॉप, इन सब के लिए चाइना और ताइवान पे डिपेंडेंट हैं।
इंडिया में स्किल की कमी है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारा ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना सर्च इंजन है, ना हमारा कोई अपना चिप्स में ऐसा कोई सक्सेस है। हर जगह हमारा हर एक चीज़ फॉरेन एंटिटी चला रही है, ठीक। प्लस स्किल ट्रेनिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकार का बजटरी एलोकेशन बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक। इस पर भी एक स्पेसिफिक आर्टिकल कराए हुए हैं, रिसर्च डेफिशिएंट बजट ऑफ इंडिया एंड इट्स एम्बिशियस गोल ऑफ विकसित भारत, यही टॉपिक का हेडिंग था। इस बार के लिए भी वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इंडिया को बजटरी एलोकेशंस बढ़ाने की ज़रूरत है। ये एक चैलेंज है कि बहुत कम है, ठीक। फॉरेन प्लेयर का डोमिनेंस है, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं। पॉलिसी गैप्स है इंडिया में। इंडिया में डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड मतलब डिजिटल लेवल पे इनइक्वालिटी। किसी के पास 2000 का फ़ोन है, किसी के पास 5000 का फ़ोन है, किसी के पास 50,000 का फ़ोन है। 50,000 का फ़ोन का जो बैंडविड्थ है, सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छा है, उसकी क्लास बहुत अच्छी चलती है। 5000 वाला जो बच्चा है, उसके पास जो डिजिटल फ़ोन है, बेचारा इतना छोटा स्क्रीन है, उसका भी स्क्रीन टूट चुका है, किसी तरीके से वो क्लास देखता है उस छोटे से फ़ोन में। और जो 2000 वाला बच्चा है, जिसका छोटा सा फ़ोन है, वो तो क्लास देख ही नहीं सकता है। तो देखो ना, 3 बच्चों में 3 इनइक्वालिटी तुमको दिख गया। और एक और बच्चा इंडियन सोसाइटी में तुमको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिसके पास तो फ़ोन है ही नहीं, छोटा से छोटा, वो फ़ोन अपने जेब में कभी रखा ही नहीं है कि फ़ोन का वजन कितना होता है। इतनी ऐसे बच्चे मिल जाएंगे इंडिया में तुमको। दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। इसको एक और टर्म से हम डिनोट करते हैं, डिजिटल हैव्स एंड डिजिटल हैव नॉट्स। डिजिटल हैव्स एंड डिजिटल हैव नॉट्स। मतलब कि जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी का ठीक ठाक एक्सेस है, 5G नेट का एक्सेस है, अनलिमिटेड वाईफाई कनेक्शन है, वो डिजिटल हैव्स में है, उनके पास है। लेकिन जिनके पास नहीं है, वो डिजिटल हैव नॉट्स में है। दिस इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। डिजिटल लेवल पे भी इनइक्वालिटी है इंडिया में, ये भी एक चैलेंज है, ठीक। और आखिरी चैलेंज है कि इंडिया में डिजिटल लिटरेसी की भी कमी है। इंडियंस को लगता है कि वो बहुत तेज़ी से रील स्क्रॉल कर लेता है, बहुत तेज़ी से यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर लेता है, ठीक। तो वो बहुत इंटेलिजेंट है डिजिटल लेवल पे, लेकिन उसको डिजिटल लिटरेसी नहीं बोलते हैं, ठीक। तो डिजिटल लिटरेसी की भी इंडिया में कमी है, ठीक है। तो डिजिटल लिटरेसी की चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया के रास्ते में आएंगे। कब आएंगे? जब वो डिजिटल सॉवरेनिटी को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है, तब आ रहे हैं और आगे आएंगे। तो इन चैलेंजेस को इंडिया को टैकल करना होगा। करेगा कैसे? तो इनोवेशन वर्सेस रेगुलेशन को बैलेंस करना होगा। इंडिया में एक बड़ी दिक्कत है, इंडिया में कोई चीज़ रेगुलेट करने के नाम पे ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक। कहेगा क्या कि फैक्ट्री का लाइसेंस हम रेगुलेट करते हैं, इतना ना नियम कानून, ऐसा ना प्रोसीजर बना देगा कि उस सामने वाले इंसान को रिस्ट्रिक्टे कर देगा। वो परेशान होकर कहेगा कि यार कौन जाएगा दिमाग लगाने, हटाओ, डालेंगे ही नहीं फैक्ट्री। तो हमारे यहाँ जो रेगुलेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तुम्हारा मेंटल टायर्ड तुम इतने हो जाओगे इस लेंदी प्रोसीजर से कि तुम ही हाथ जोड़ लोगे कि नहीं खुलना है, जा रहे हैं, नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट यहाँ, ठीक है। तो ये एक दिक्कत हो जाती है। तो इनोवेशन और रेगुलेशन को बैलेंस करके चलना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बजटरी एलोकेशन बढ़ाना होगा। स्किल बेस्ड जॉब इंटेंसिव एजुकेशन देना होगा। पहली बात तो स्किल बेस्ड एजुकेशन दो और जॉब इंटेंसिव एजुकेशन दो, ठीक है। मतलब जो पढ़ाओ उसका रेलेवेंस हो। पढ़ा दिए बच्चा को एंशियंट हिस्ट्री के हड़प्पन साइट्स, और वो गया माइक्रोसॉफ्ट CEO के पास इंटरव्यू देने, उससे पूछा व्हाट इज़ LLM, वो कहता है ये क्या है, ये तो कोई साइट था ही नहीं एंशियंट हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसको वहीं से भगा दिया। तो ऐसा एजुकेशन, ऐसा हिस्ट्री याद करके क्या फ़ायदा जो तुमको बेरोजगार बनाए, ठीक। तो ये करने की ज़रूरत है। प्रमोट सेल्फ रिलायंस वाया लेवरेजिंग PIL स्कीम, स्किल इंडिया स्कीम। इन 2 स्कीम का इस्तेमाल करके सेल्फ रिलायंस प्रमोट कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ के वॉइस को कॉन्टिन्यूसली इंडिया हाईलाइट करता रहे, ताकि एक लीडर की तरह इंडिया ग्लोबल साउथ का उभर के आता रहे, और जो कि है भी। और रीजनल कॉपरेशन इंडिया भी कर सकता है ना। पूरे ग्लोबल लेवल पे वेस्टर्न कंट्रीज़ को हमेशा लूप में रखकर काम करने की ज़रूरत क्यों है, समझ रहे? तो
रीजनल लेवल पे इंडिया अपने रीजनल ग्रुपिंग्स में, रीजनल लेवल पे, साउथ एशियन लेवल पे, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी कोलैबोरेट करके डिजिटल सोवरेनिटी को प्रमोट कर सकता है, रीजनल कॉपरेशन जिसको हम बोलते हैं। अब ये कंक्लूजन देख लो, इंडिया नीड्स टू मूव फ्रॉम डाटा रिच टू टेक रिच। डाटा रिच मतलब अभी इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है कि इंडिया से बहुत ज़्यादा डाटा निकल रहा है, तो इंडिया डाटा के मामले में तो बहुत धनी है, बहुत अमीर है, लेकिन ज़रूरत क्या है कि भैया सिर्फ डाटा रिच से काम नहीं चलेगा, तुम टेक्नोलॉजी के नाम पे भी धनी बनो, तुम्हारी अपनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो डाटा रिच से टेक्नोलॉजी रिच की तरफ मूव करो, और ऐसे टेक्नोलॉजी रिच की तरफ मूव करो जो तुम्हें हेल्प करे, किस चीज़ में हेल्प करे, सिक्योर करने में, तुम्हारे डाटा को सिक्योर रखे, प्राइवेसी के एंगल को सिक्योर रखे, साथ ही साथ फ्यूल करे इनोवेशन को आगे बढ़ाए, और इंडिया को आवाज़ दे ग्लोबल टेक्निकल गवर्नेंस के लेवल पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे जो भारत की टेक गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करे। तो इंडिया को डाटा रिच से टेक रिच की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। ये मेरा कंक्लूजन है, कोई छापना मत, ठीक। चलो तीसरा देखो, टर्कोनॉइज नेक्सस इनिशिएटिव। इसका तो नाम बड़ा अटपटा है यार, अटपटे नाम याद रहते हैं, ठीक। तो ये याद रखना, ये टर्कोनॉइज नेक्सस इनिशिएटिव टर्की का है, ठीक। इसको टर्की इंट्रोड्यूस किया है, और किसके साथ मिल के किया है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के किया है। अभी बस इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च कब होगा, आगे होगा, अभी नहीं होगा। COP31 की मीटिंग 2026 की जो होगी, जो नवंबर दिसंबर में होती है, और इस बार की प्रेसिडेंसी COP31 की टर्की के पास रहेगी। तो इस COP31 की मीटिंग में इसको लॉन्च करेगा कौन, टर्की और फाओ मिलके। अभी बस इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्चिंग इसकी यहाँ होगी 2026 के नवंबर में, COP31 जब होगा तब, ठीक। अब इसका एम क्या है, तो एम ये है कि इंटीग्रेटेड फूड वाटर क्लाइमेट अप्रोच हो। जब हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो फूड और वाटर सिक्योरिटी को इंटीग्रेट करके हमको क्लाइमेट अप्रोच को टैकल करना होगा, और जो भी हमारे क्लाइमेटिक गोल्स हैं, क्लाइमेट को लेकर हमने जो भी गोल्स NDC ले रखे हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनको आप फूड और वाटर सिक्योरिटी से इंटीग्रेट करके अचीव कीजिए। कल ही परसों तुमको हम एक कंक्लूजन दिए थे ना कि 20th सेंचुरी विटनेस द wars for oils, but 21st century is going to create a havoc for water। आ गया। तो वही कहा जा रहा है कि फूड और वाटर को साथ में लेकर क्लाइमेट को हमको टैकल करना होगा, क्योंकि दे ऑल आर लिंक्ड। अब ये टॉपिक हो गया तुम्हारा। अब इसी फूड और वाटर से मिलता जुलता एक और इनिशिएटिव है, फास्ट पार्टनरशिप। ये फास्ट पार्टनरशिप क्या है, तो फास्ट का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका फुल फॉर्म है फास्ट का। ये कौन लॉन्च किया है, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे फाओ ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से ने लॉन्च किया है। ये लॉन्च हो चुका है 2022 में, जो इजिप्ट के शर्म शेख में ये COP27 की मीटिंग हुई थी, उसमें ये लॉन्च हुआ था। अब इसके 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स में मतलब 3 सेक्टर में ये काम देखता है। एक तो फिनेंशियल एसेस हो कंट्रीज़ को, ताकि वो क्लाइमेटिक गोल्स को, क्लाइमेट के लिए अच्छा काम कर सके, पैसे की दिक्कत ना हो। नॉलेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करना कंट्रीज़ को, ताकि वो मोर टेक्निकल नॉलेज के थ्रू क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़े, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करे। और तीसरा पॉलिसी सपोर्ट और डायलॉग, बातचीत करते रहना है, बातचीत कर करके पॉलिसी सपोर्ट एक दूसरे को करते रहना है। बस आज का तुम्हारा करंट अफेयर ख़त्म। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, पढ़ो। आज क्वेश्चन हम डिटेल में नहीं पढ़ के समझाएंगे, खुद समझो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिड डिजिटलाइजेशन, आज के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है कि आज का जो एरा है, रैपिड डिजिटलाइजेशन हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो डिजिटल सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है, ये बताओ। फिर डिजिटल सॉवरेनिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ये बताओ। इंडिया अगर इसको अचीव करना चाहता है तो इंडिया को चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, वो बताओ। और अब जब तुम ब्यूरोक्रेट हो, चैलेंजेस बताओगे तो भले क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि इन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जा सकता है, लेकिन तुमको वे फॉरवर्ड लिखना होगा कि तुम इन चैलेंजेस को कैसे दूर करोगे। हो गया, क्वेश्चन खत्म। रैपिड डिजिटलाइजेशन हो रहा है, बताओ डिजिटल सॉवरेनिटी क्या होता है। चलो बता दिए डिजिटल सॉवरेनिटी क्या होता है। अब बताओ डिजिटल सॉवरेनिटी इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो ये भी तुम बता दिए। अब इम्पॉर्टेंट है तो इस इम्पॉर्टेंस को अचीव करने के लिए काम करना होगा। इंडिया कुछ काम कर रहा है, अब काम करने में चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं ये बताओ। चलो सब बात तो ठीक है, इतना बात तुमसे हम पूछे और तुमने इतना बात मुझे बता दिया,
लेकिन तुम समझदार बहुत ज़्यादा हो। तुम कहोगे आप इतना हमसे सवाल पूछे हैं, रुकिए अभी आपको हम चैलेंजेस बताए हैं, अभी हम सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो बस यूपीएससी का सवाल वैसा ही होता है, वो तुमसे वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन पूछेगा नहीं। अगर किसी चीज़ का चैलेंजेस तुमने हाईलाइट किया है तो वे फॉरवर्ड उसका सॉल्यूशन बताओ, भले 3 पॉइंट दो लेकिन दो। ठीक, गड़बड़ हो गया यार, हम तो बोले थे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, खुद पढ़ो, लेकिन कर दिए। चलो कर दिए तो लिख लेना। अब वो यार निंजा टेक्निक मेरे याद रखना, बीच वाले वीडियो में हम बोले थे ना अभी बीच में थोड़ी देर पहले कि ये कमेंट बढ़ाने की निंजा टेक्निक है। कमेंट करना डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी किसकी है मॉडर्न हिस्ट्री में, ये कहाँ हम पढ़ते हैं, किसके, कौन ये था, याद करना। ठीक, चलो मिलते हैं फिर कल।